नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर ऑफ मास के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वजह से मैंने उसके ऊपर वेक्टर आई लगा दिया। इसको कैलकुलेट करने के टोटल 3 तरीके हमारे पास होते हैं, तो उन तरीकों को हम जरा बाद में समझेंगे। पहले इम्पल्स होता क्या है उसकी जरा फील ले लें, ठीक है। तो समझना बात को। देखो, जैसे मान लेते हैं मैंने इस बोर्ड पर कुछ ऐसा फोर्स लगाया, तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने इस बोर्ड पर इंपल्स लगाया, ठीक। एक एग्जांपल ये था। एक और एग्जांपल, मान लेते क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉल आई बैट से कोलाइड करके चली गई। यही तो होता है क्रिकेट में, है ना। एक बॉल आएगी, बैट से कोलाइड करके चली जाएगी वापस। तो वहां पर भी हम बोल सकते हैं कि बॉल ने बैट पर इंपल्स लगाया होगा एंड बैट ने बॉल पर इंपल्स लगाया होगा। एक और एग्जांपल, मान लेते दीवार थी, दीवार पे आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंक के मारा, ये ऑब्जेक्ट जाएगा, टकरा के वापस आएगा। तो हम यहां पर भी बोल सकते हैं इस बॉल ने वॉल पर इंपल्स लगाया होगा, वॉल ने बॉल पर भी एक इंपल्स लगाया होगा। तो इंपल्स का क्या मतलब, क्या सेंस निकल करके आ रहा है यहां पर? सीधे शब्दों में बोले तो झटका। यही तो हुआ ना, मैंने बोर्ड पर झटका लगाया, है ना, झटके से फोर्स लगा दिया। तो मैंने बोर्ड पर एक झटका लगा दिया, इंपल्स लगा दिया। बॉल जब वॉल से कोलाइड करेगी तो इसने वॉल पर इंपल्स लगाया, वहां पर भी सेम मीनिंग निकल करके आ रहा है। तो इंपल्स की कुछ कुछ फीलिंग आपको तो आ गई होगी। अब सवाल अगला ये उठता है कि इस टॉपिक की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, जब अच्छा भला सारा का सारा काम फोर्स से हो जा रहा था। देखो, इन सारी चीजों को हम ऐसे भी बोल सकते थे कि मैंने इस पर फोर्स लगाया, बॉल ने वॉल पर फोर्स लगाया, बॉल ने बैट पर, बैट ने बॉल पर फोर्स लगाया, ऐसे भी तो काम चल ही रहा था। तो फिर इसकी क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है इस टॉपिक की, तो वो जरा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि दुनिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया, बैट और बॉल वाला एग्जाम्पल हो गया। इन एग्जाम्पल्स में क्या कहानी है कि अगर आप फोर्स पता करना चाहते हो, देखो मान लो इसी में जब ये बॉल इधर आकर के दीवार से टकराएगी तो दीवार ने इस पर ऐसा एक नॉर्मल लगाया होगा। तो मान लेते हैं आप नॉर्मल पता करना चाहते थे, यहां पर मान लेते हैं आप यहां पर नॉर्मल कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड थे। तो आपने लगाया न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये लगाने की आपने कोशिश की। यही तो होता है ना सेकंड लॉ, इसी को मॉडिफाई करके फिर हमने एम ए बना दिया था। बेसिक तो यही है। तो मान लो आप नॉर्मल इसकी हेल्प से कैलकुलेट करना चाह रहे थे। न्यूमरेटर की बात करें जो कि चेंज इन मोमेंटम है, वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना। मान लेते हैं कि पहले ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, देन बाद में मान लो 8 मीटर पर सेकेंड से लौट गया, मास इसका 1 kg है। तो भाई न्यूमरेटर तो आप पता कर ही सकते थे, चेंज इन मोमेंटम, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो न्यूमरेटर चेंज इन मोमेंटम तो आपको पता चल जाता, उसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन कैसेट कहां पर आके फंस रही है, डिनोमिनेटर में। ये जो टाइम है ना, ये टाइम आप पता नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो ना कि ये बॉल दीवार से जाके टकराएगी, तो इस बॉल का और इस वॉल का जो कांटेक्ट हुआ होगा वो कितने कम टाइम के लिए हुआ होगा। सोचो ना, बॉल ऐसे गई, टकरा के वापस, है ना, बॉल ऐसे जा रही है और टकरा के वापस आ रही है। तो बॉल का और वॉल का जो कांटेक्ट है वो कितने टाइम के लिए हुआ, वो तो किसी को पता ही नहीं है। ये फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई किया गया, ये भी किसी को नहीं पता। तो कहानी कुछ ऐसी है कि डेल्टा पी तो हम पता कर लेते हैं, लेकिन टाइम हमको नहीं पता रहता। कई सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं फिजिक्स में। क्रिकेट की एग्जांपल की बात करें, वहां पर भी बैट और बॉल का कांटेक्ट कितने टाइम के लिए, किसको पता, बहुत कम टाइम होता है ना। तो हुआ क्या कि फिजिक्स में लोगों ने रियलाइज किया कि ऐसी कई सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती हैं जहां पर टाइम के बारे में हमको नहीं पता होगा। तो इस वजह से लोगों ने अपना आलस दिखाते हुए, सही बोल रहा हूं बिल्कुल, लोगों ने अपना आलस दिखाते हुए ये कहा कि
चलो भाई टाइम तो हमको पता नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको, कौन टाइम को कैलकुलेट करे। इन लोगों ने क्या किया, इसको यहां लेकर के आ गए, इसको यहां लेकर के आ गए, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना। टाइम देखो, टाइम तो वो निकाल नहीं सकते थे, यहीं पर आकर के फंस रहे थे, तो लोगों ने सोचा कौन इतना दिमाग लगाए, इसको एक काम करते हैं हम यहां ला करके रख देते हैं और इसको हम एक नई क्वांटिटी बोल देते हैं, तो आज से हम इसको कहेंगे इम्पल्स। तो लोगों ने कुछ ऐसी कलाकारी की, जैसे खिचड़ी का आविष्कार हुआ था ना, कि कौन दाल अलग बनाए चावल अलग बनाए, इकट्ठा बना दो, गरम कर करके खाते रहो। सेम कहानी यहां पर है कि कौन चेंज इन मोमेंटम अलग से कैलकुलेट करे, टाइम अलग से कैलकुलेट करे, कौन इतनी मेहनत करे। सिंपल क्या काम करो, ये जो नई क्वांटिटी निकल करके आ रही है एन डेल्टा टी, इसी को क्या बोल सकते हो आप, इम्पल्स बोल सकते हो। तो मान के चलते हैं इम्पल्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर फील आ गई होगी कि टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है। सवाल कई बच्चे ये पूछते हैं मुझसे, सर आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में इम्पल्स लगेगा, है ना। तो अब आपको पता चल चुका है इस सवाल का आंसर, है ना। क्या आंसर होगा, ऐसे वो सवाल, है ना, वो सवाल जिसमें टाइम आपको ना पता हो, कोलिजन वाले सवाल, बॉल वॉल से आके टकराई, बॉल बैट से आकर के टकराई, जिसमें टाइम नहीं पता होता, है ना, टाइम ही नहीं पता कि कितने टाइम के लिए ऐसा हुआ। जहां जहां पर हम टाइम में फंसते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि अब बहुत बड़ा टाइम आपने गायब कर दिया, ऐसा मत करना कि यहां से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, वो थोड़ी देर बाद जमीन में जाके गिर गया, तो आप बोलो सर मुझे तो यहां का भी टाइम नहीं पता, मैं तो यहां भी इम्पल्स लगा दूंगा, ऐसा मत करना, है ना। बहुत छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं, ये जो टाइम है ना बहुत कम होना चाहिए। तो ऐसे वो क्वेश्चंस, जब भी आपके सामने कोई ऐसा सवाल आए जिसमें टाइम बहुत कम है, बहुत बहुत कम, सोचो ना यहां पर कितना कम टाइम होता होगा, यहां पर इस बॉल का और वॉल का जो कांटेक्ट हुआ होगा कितने कम टाइम के लिए हुआ होगा, 0.000000000000001 सेकेंड के लिए। तो जहां कहीं पर भी इतने छोटे टाइम की बात की जाए तो आपको समझ जाना है कि सवाल जो है इम्पल्स का है। तो फाइनल समरी हम ये बोल सकते हैं कि लोगों को टाइम कैलकुलेट करने में आता था आलस, तो उन लोगों ने कहा कि आज से फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम को ही हम एक नया नाम देते हैं जिसका नाम इम्पल्स है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, ये मैंने आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल की हेल्प से समझा दिया। अब जरा इसमें जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो लिख लें। तो इम्पल्स कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। एक तरीका आप इंटीग्रेशन एफडीटी कर सकते हो। अब पगला मत जाना कि सर ये इंटीग्रेशन क्यों आ गया, ये एक ही चीज है ना, ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, है ना, ये बोलो चाहे ये बोलो, एक ही चीज है। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मान लो आपको फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, अगर आपको फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है तो ये इंटीग्रेशन एरिया बताता है, तो आप ये भी बोल सकते हो एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, आप ये भी बोल सकते हो। तो ये बेसिक से 2 तरीके हो गए। और एक और तरीका होता है, अगर मैं नेट इम्पल्स की बात करूं तो मुझे लिखना चाहिए इंटीग्रेशन एफ नेट डी टी। देन एफ नेट क्या होता है, एफ नेट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dp। लिमिट्स रखेंगे आप p इनिशियल से p फाइनल तक, तो ये इंटीग्रेट होकर के बन जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, यही बनेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो नेट इम्पल्स होता है वो p फाइनल माइनस p इनिशियल मतलब कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, ऐसे आप समझो चाहे ऐसे समझो, एक ही बात है। देखो ना, यहाँ पर भी तो इम्पल्स फाइनली चेंज इन मोमेंटम के ही इक्वल आया है ना, यहाँ पर भी वही हो गया। तो प्रॉपर जो कॉपी किताबों में जो थ्योरी होती है वो ऐसे लिखी होती है, ये समझाने के लिए बस था आपको। तो फॉर एग्जाम्पल करके आप ये लिख लेना, और बाकी बेसिक थ्योरी ये है। अब इसमें भी हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले आ चुके हैं ना, एक ये वाला है,
एक ये वाला है और एक और ये वाला है। मैक्सिमम टाइम हम इसी को यूज करेंगे। ये कब यूज करोगे? जब फोर्स दिया हो पहले से, है ना। अगर आपको फोर्स पहले से दिया हुआ है और पूछता है इंपल्स बता दो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। फोर्स भी पता हो, टाइम भी पता हो, क्योंकि ऐसे ही अंधाधुंध इंटीग्रेशन तो करोगे नहीं, लिमिट्स रखोगे ना यहां पर कुछ ना कुछ। यहां किसकी लिमिट्स आएंगी? टाइम की लिमिट्स आएंगी ना। तो मान लो अगर किसी क्वेश्चन में गलती से टाइम कैलकुलेट करके आपको दे दिया गया है ऑलरेडी, है ना। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया गया कैलकुलेट इंपल्स ऑफ फोर्स फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3, तो फिर आप ये लगाओगे 1 से 3 लिमिट रख दोगे। तो अगर फोर्स दिया है, टाइम दिया है, तो ये लगा लो भाई। ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल लो। और अगर कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे हम? चेंज इन मोमेंटम लगाएंगे। और फिजिक्स में जितने क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, सब में यही होगा, चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी सिचुएशन होती है, देख सकते हो, टाइम नहीं पता होता, कितनी देर के लिए इसका कांटेक्ट हुआ, ये तो पता ही नहीं है ना। तो मैक्सिमम टाइम आप इसी को ही यूज करोगे। इसको जरा हिंदी में पढ़ें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी इंपल्स दिया जाएगा ऑब्जेक्ट को, वो उसका मोमेंटम चेंज करने में यूज हो जाएगा। तो जो भी इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। इस वजह से इसी को इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोला जाता है। इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहां पर वीडियो पॉज करें, इतना पूरा लिखें, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। फिर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल वही सवाल है जो कि यहां पर बना हुआ था, बस उसमें हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया था, वैसे लिख के छोड़ दिया था। इसमें हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली, और टक्कर के बाद ऐसे जाता है 8 मीटर पर सेकेंड से फाइनली। ये डायग्राम दिया हुआ है। देखो कोई ये ना सोचे कि टक्कर के लिए सर ऐसा आया था तो लौटते टाइम दूसरी लाइन में क्यों चला गया, है ना। इतना दिमाग मत लगाओ, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे जाएगा और ऐसे ही आएगा। ठीक है ना, जिस लाइन में जाएगा उसी लाइन में आएगा। लेकिन मैं उसी लाइन में बना दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी ना। फिर से देखो ना, वहीं पर पूरा कचरा ड्राइंग हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा नीचे करके बनाया है ना। सीधा इस लाइन में जाएगा और उसी लाइन में लौटेगा, लेकिन ये मैं यहीं पे दिखा देता तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से थोड़ा मैंने दूर दिखाया है। बाकी ये और ये एक ही लाइन में। तो सिंपल सा सवाल है, ऑब्जेक्ट गया ऐसे टक्कर मार के वापस आ गया, इंपल्स बताना है। किस पर? बॉल पर। किसका? नॉर्मल का। तो बड़ा ही आसान है। देखो जब बॉल आके दीवार से टकराई होगी तो कुछ ऐसा डायग्राम बना होगा, ऐसा नॉर्मल लगा होगा। अब ये जो नॉर्मल आया है, ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है ना, सिंपल सी बात है। ये जो नॉर्मल आया है, ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलोंग आया है। इस वजह से लिखा जाएगा इंटीग्रेशन एन डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स। ये लिखा जाएगा। क्या लगाया ये मैंने? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। जो भी इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, वही मैंने लगाया है। तो ये नॉर्मल ऐसा आया, इस नॉर्मल का जो भी इंपल्स होगा वो एक्स का मोमेंटम चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल किधर लग रहा है? एक्स एक्सिस में। ऐसा चेंज इन मोमेंटम देखें, बड़ा आसान, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे? देखो फाइनल मोमेंटम है 1 into 8, दिस इज फाइनल, माइनस इनिशियल। इनिशियल देखिए 1 into -10 है, लेफ्ट में जा रहा है ना, वेलोसिटी मोमेंटम वेक्टर है, तो लेफ्ट में जा रहा है तो क्या होगा? ये नेगेटिव। तो यहां से आप देख सकते हो नॉर्मल का इंपल्स आपने कैलकुलेट, जो कि 18 आया, यही आंसर है। ये इंटीग्रेशन सिर्फ दिखावे का इंटीग्रेशन होता है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, हम कभी इसको सॉल्व नहीं करते, सीधी सी बात है ना। हमको नॉर्मल पता ही नहीं है कितना है, हमको टाइम भी नहीं पता, तो ना हमको नॉर्मल पता है, ना हमको टाइम पता है, ना हमको इसकी लिमिट्स पता है, तो ये सॉल्व नहीं होता, ये ऐसे ही पड़ा रहता है।
जो भी आपके सामने आंसर्स होंगे ना, जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे वो इसी फॉर्म में दिए जाएंगे। तो कोई बच्चा ये इस चीज में परेशान ना हो कि सर ये कितना होगा, वो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन ने आपसे पूछा था इंपल्स कितना होगा ये बता दो। और इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, वो आपने बता दिया बस। तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है जो कि 18 है। क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं पूछा कि भाई नॉर्मल बताओ, टाइम बताओ, ये नहीं पूछा क्वेश्चन ने आपसे। क्वेश्चन ने आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? इंपल्स पूछा है। इंपल्स पूछा है मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है बस, जो कि क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम, जो कि आपने कैलकुलेट कर ली। कहानी यहां पे खत्म, यही आंसर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 18 विल बी द फाइनल आंसर, ये होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। एक और कर लेते हैं। एक और ऐसा इमेजिनरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें फोर्स भी दिया हो, टाइम भी दिया हो। बाकी हमारी अंतरात्मा को पहले से पता है कि फोर्स और टाइम हमको पता नहीं होता, है ना। सीधी सी बात है, बॉल आएगी टकरा के चली जाएगी, ना हमको फोर्स पता ना हमको टाइम पता। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इमेजिनरी क्वेश्चन है। रियल लाइफ से इस क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है जो आने वाला है। तो देखो, क्वेश्चन कहता है कि अगर f इज इक्वल टू के टी है, वेर k इज एनी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दी हुई है 2, ऐसा। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर f इक्वल टू के टी था, देन कैलकुलेट impulse of f from t equal to 1 to t equal to 3। सॉल्यूशन में आते हैं। देखो, आप लोग बहुत समझदार हो, आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं, है ना। यहां पर अब आप चेंज इन मोमेंटम लगा पाओगे क्या? नहीं लगा पाओगे। 2 कारण है, मास नहीं दिया। मोमेंटम अगर लगाओगे तो मास तो चाहिए होगा ना। तो यहां पर अब आप चेंज इन मोमेंटम नहीं लगा सकते, मास ही नहीं दिया। ऑब्वियस सी बात है, क्या लगाओगे यहां पर? इंटीग्रेशन। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? इंपल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, यही होता है। तो यही आप लिखोगे। देखो ना, फोर्स भी दिया है, टाइम भी दिया है, ऑब्वियसली यही लगना है। मोमेंटम कब लगता है? जब मास दिया होता। तो कोई कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं बीच बीच में सारी बातें बोल रहा हूं। बाकी ये बोलने की जरूरत होती नहीं है, बच्चा ऑलरेडी इतना समझदार होता है कि उसको पता होता है कि कब क्या लगाना है, कब चेंज इन मोमेंटम लगेगा, कब इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, बच्चों को पता होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई यहां पर मास दिया था इसलिए चेंज इन मोमेंटम लगा दिया, यहां मास नहीं दिया इसलिए कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ और ये है। फोर्स कितना है देखिए, के टी, के कितना है 2, तो फोर्स की जगह मैंने 2t रख दिया। 1 से 3 तक पूछा है तो लिमिट्स भी 1 से 3 रख दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपके सामने आंसर है, देख सकते हो। 2t का इंटीग्रेशन होगा t²। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 1 से 3 तक। 3 रखूंगा एक बार, 9 बनेगा, -1 रखूंगा, 1 बनेगा। तो इंपल्स यहां से आ जाएगा 8। तो इंपल्स पर ऐसे 2 वैरायटी के सवाल होते हैं। ये एक इमेजिनरी दुनिया से आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि रियल लाइफ में ना हमको फोर्स पता होता है ना हमको टाइम पता होता है। तो ये तो एक इमेजिनरी क्वेश्चन हो गया, ठीक। लेकिन जो रियल लाइफ वाले सवाल होते हैं वो यही होते हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करें, इन दोनों को नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो अब कहता है क्वेश्चन कि ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट ऐसा आता है और कोलाइड करके कैसा जाएगा? ऐसा कुछ। तो ये कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट था, ऐसा आता था, टक्कर खा के ऐसा चला जाता है। कंपोनेंट आपको ना करने पड़े इसलिए समझदार लोगों ने कंपोनेंट पहले से आपको करके दिए हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा था, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, मास अलग से लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो 8 मीटर पर सेकेंड था,
और वर्टिकल जो था वो 6 मीटर पर सेकेंड था। ये टक्कर के पहले की कहानी। टक्कर के बाद क्या होता है, क्वेश्चन कहता है कि ये वाला कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है और ये वाला भी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। सो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। ऐसा है, तो ऐसा आया, टक्कर खा के चला गया। इसको इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, ये ux हो गया, ये uy हो गया, और वैसे ये vx और vy। तो इतनी सारी खिचड़ी मैं यहाँ पर नहीं बनाना चाह रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को इतना पल्ले पड़ता होगा कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये y है, ये x है, ये y है। तो ये डायग्राम है। मास दिया हुआ है 1 kg। अब हमसे बोला जाता है कि कैलकुलेट इम्पल्स ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। कहता है फ्रिक्शन और नॉर्मल का इम्पल्स बता दो। सॉल्यूशन में आते हैं, देखिए बड़ा आसान है। आप सिंपली ये सोचो कि जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे आकर के टकराएगा जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे आकर के टकराएगा तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब जब ये टकराया होगा तो इस पर ऐसा एक नॉर्मल रिएक्शन आया होगा, और ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्जेक्ट में लेफ्ट साइड में एक फ्रिक्शन भी आया होगा। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन मैंने बना दिए। अब मैं कहूंगा कि जो फ्रिक्शन है वो एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो फ्रिक्शन ने सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का मोमेंटम चेंज किया होगा, और नॉर्मल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में लग रहा है, इस वजह से नॉर्मल ने सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस का मोमेंटम चेंज किया होगा। तो मैं लिख सकता हूं एन डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन वाई, एंड अगला एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन एक्स। ऐसा मैं लिख सकता हूं। इंटीग्रेशन लगाना भूल गया, ऐसा मैं लिख सकता हूं। लेकिन यहां एक छोटा सा करेक्शन और मैं करूंगा कि फ्रिक्शन तो भाई लेफ्ट में लग रहा था, तो फ्रिक्शन अगर लेफ्ट में लग रहा है तो यहां पर मुझे माइनस एफ लिखना चाहिए। प्रॉपर साइन फॉलो करते हैं ना हम, वेक्टर है ना, सब कुछ क्या है, ये वेक्टर है, प्रॉपर साइन फॉलो करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई, तो सिर्फ वाई एक्सिस पे ध्यान दें, तो वाई एक्सिस में देखिए फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम 1 इंटू 4 माइनस वाई एक्सिस में देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 1 इंटू -6, तो ये 10 हो गया। नॉर्मल का इंपल्स आ गया, इतना आसान था। वैसे फ्रिक्शन में कर सकते हो, तो माइनस इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू एक्स का मोमेंटम चेंज देखिए, फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम ये रहा, तो फाइनल मोमेंटम देखो 1 इंटू 4 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, देखो 1 इंटू 8 है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप देख सकते हो फ्रिक्शन का इंपल्स भी आ गया, 4 माइनस 8 क्या होगा, -4, माइनस से माइनस उड़ा दो और क्या, तो ऐसे पता चल जाता है। अब यहां पर कई बच्चों को डाउट आता है कि सर यहां पर आपने mg क्यों नहीं लगाया। पता नहीं आप लोगों को आया होगा कि नहीं, या फिर हो सकता है मेरे बोलने के बाद आया हो सकता है पहले आपने दिमाग ही ना चलाया हो, ऐसा भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम यही होता है, पहले तो समझ लेते हैं बड़े आराम से, फिर जब टीचर बोलता है बताओ mg क्यों नहीं लगाया, तो फिर ध्यान आता, अच्छा हाँ mg तो मैंने लगाया ही नहीं, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर mg मैंने नहीं लगाया है, जानबूझकर मैंने mg नहीं लगाया, और उसके पीछे एक रीज़न होता है जो कि आपको समझना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं कई क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो रीज़न ये है कि आप सिंपल इमेजिन करो कि ये जो नॉर्मल लगा होगा, ये नॉर्मल तो बहुत 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 कम टाइम के लिए लगा होगा, ठीक है।
मान लो इस नॉर्मल की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते तो क्या करते, फिर से बेसिक में जाते, ऐसे ही करते ना। देखो क्वेश्चन ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर खत्म हो चुका है, मैं यहां पर आपको एक्स्ट्रा ज्ञान बांट रहा हूं जो कि ऑप्शनल है समझना। आपकी मर्जी है तो समझ लो, नहीं मर्जी तो इग्नोर भी मार सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रख लेना कि ऐसी कंडीशंस पर फिर एमजी नेग्लेक्ट कर देते हैं, और एमजी नेग्लेक्ट क्यों करते हैं वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर खत्म हो चुका है, ये अलग से नॉलेज आपको दिया जा रहा है। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट आके टकराया होगा तो ऐसा नॉर्मल लगा होगा। नॉर्मल मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहता तो एकदम बेसिक से जाता, तो कुछ ऐसा करता, नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन वाई अपॉन टाइम, यही करता। वाई का मोमेंटम चेंज तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, कितना आया था, 10 आया था। टाइम पता है क्या मुझे, ये टाइम मुझे पता है क्या, नहीं पता। लेकिन फील के साथ मैं ये तो बता सकता हूं ना कि ये टाइम बहुत कम होता होगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट आया ऐसे टकरा करके चला गया, तो इस ऑब्जेक्ट का और इस सरफेस का कांटेक्ट तो बहुत कम टाइम के लिए हुआ ना, तो ये टाइम कितना होता होगा, ये टाइम होता होगा 0.000000000000000 ऐसे 3-4 हजार साल तक जीरो लगा के फिर जब सांस खत्म हो जाए तो एक सांस और लेकर के फिर 0-1, इतना कम टाइम है ये, इतना छोटा टाइम है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती होगी, 0.0000 इतना। तो ये नॉर्मल बहुत सारा नहीं हो जाता होगा क्या, है ना। मान लो यहीं पर अगर मैंने 8 जीरो लगा दिए होते, 3 3 6 7 8 जो भी है, काउंट नहीं कर रहा हूं मैं जीरो, भावनाएं समझो बस आप, मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लो यहां पर मैंने 7-8 जीरो लगा दिए होते तो 10⁻⁻8 बन जाता, ऊपर जाके 10⁻9 बन जाता। तो मैं कह रहा हूं कि जो नॉर्मल यहां लगा होगा ना, जो यहां पर नॉर्मल आया होगा, उसकी वैल्यू कहीं इसके आसपास होती होगी, जो कि हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लगभग बता सकते हैं कि जो वैल्यू होती होगी नॉर्मल की वो इतनी ज्यादा होती होगी। अब सोचो ना आप, इतने ज्यादा नॉर्मल के सामने mg की कोई औकात बची क्या, नहीं बची ना। इसका mg कितना होगा, इसका mg कितना होगा, 10 होगा ना। तो आप सिंपली सोचो ना, इतने ज्यादा फोर्स के सामने mg की कोई वैल्यू है क्या, कोई वैल्यू नहीं है ना। मतलब इसको आप यहां पर कंसीडर करो चाहे ना करो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस वजह से ऐसे केसेस में mg को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। समझने का एक तरीका ये था। समझने का दूसरा तरीका है कि ये जो मोमेंटम चेंज किया गया होगा, ये मोमेंटम ऑब्वियसली नॉर्मल ने ही तो चेंज किया है, mg थोड़ी मोमेंटम चेंज कर रहा है। यहां पर जो भी मोमेंटम चेंज हुआ है वो तो कोलिजन की वजह से चेंज हुआ है ना, ग्रेविटी की वजह से थोड़ी ना ये मोमेंटम चेंज हुआ है। ये मोमेंटम चेंज किसकी वजह से हुआ है, कोलिजन की वजह से। तो ये मोमेंटम चेंज कोलिजन की वजह से हुआ है, मतलब किसकी वजह से हुआ है, नॉर्मल की वजह से हुआ है। इस वजह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने नॉर्मल लिखा है। तो इतना डिटेल डिस्कशन को रखते हैं साइड में, हम सिंपली ये याद रख सकते हैं कि जब भी ऐसी टक्कर होती है तो नॉर्मल जो होता है उसकी वैल्यू कहीं इतनी सारी होती है, ढेर सारी वैल्यू होती है इस नॉर्मल की, इस नॉर्मल की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इतनी ज्यादा वैल्यू होती है। और इतने ज्यादा वैल्यू वाले नॉर्मल के सामने इस mg की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से mg को हम यहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, ये आपकी मर्जी है, लिखना हो तो लिखना, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। और यहां पर जो भी कुछ मैंने कहा कि इतने ज्यादा नॉर्मल के सामने mg को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिख सकते हो, है ना। इतनी इंग्लिश तो आती होगी, इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी में लिख लेना, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी कॉपी में क्या लिखा है बस। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि नॉर्मल की इतनी ज्यादा वैल्यू के सामने mg को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो वीडियो पॉज करें, इतना लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मान के चलते हैं आपने लिख लिया होगा। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑल द बेस्ट।